नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 4 को। यह हमारी 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और जैसे कि आप सभी को पता है ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि इसको आप खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाओगे, खुद का आंकलन या मूल्यांकन कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना जाना, कितना आपने सीखा। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो अभी एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। पहले आप इस असेसमेंट वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स, अपने जो सॉल्यूशन है उसको आप इस असेसमेंट वर्कशीट वीडियो के साथ टैली कर सकते हो और मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट वीडियो की, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 की। ये जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है इसमें 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें एक गद्यांश दिया गया, सबसे पहले हमें इसे पढ़ना और समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना होगा। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है इस गद्यांश में, इस अंश में। वन हमारी संपदा है, वन हम सब की, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम सभी की संपदा भी है और हम सभी की जिम्मेवारी भी है, क्योंकि वन है तो जीवन है। अगर वन खत्म हो गए तो जीवन खत्म हो जाएगा। वो फेफड़े है पूरी पृथ्वी के, और वन जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको आश्रय प्रदान करते हैं। जरूरी नहीं कि वो वन का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह जो पेड़ लगे होते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा पेड़ लगा है, आपके पास के पार्क में अगर बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो वो भी पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, संतुलन बना करके रखते हैं, संरक्षित करते हैं। पारितंत्र क्या होता है? किसी भी स्थान पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं, और साथ ही साथ जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम पारितंत्र बोलते हैं। मान लीजिए जैसे दिल्ली के आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी हम जीव जंतु रहते हैं, जितने भी रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई भी फालतू में नहीं है। ठीक, साथ ही साथ जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ भी हम इंटरेक्शन करते हैं, तो ये बन जाता है इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र। तो जो पौधे होते हैं वो हमारी संपदा भी है, ये जो वन्य जीव है उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ जो पारितंत्र है उसका संतुलन, पर्यावरण का जो संतुलन है उसको बना करके रखने में मदद करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो सकते हैं, यानी कि हो सकते नहीं, हो रहे हैं। जो जलवायु में बदलाव आता जा रहा है क्योंकि हम प्रदूषण करते जा रहे हैं। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, जलवायु बदल गई। ऐसे मानवीय हस्तक्षेप है। मानवीय हस्तक्षेप क्या है? हमने लालच कर लिया है, हमें विकास करना है। तो ये जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ये हमारा पेट भरने के लिए काफ़ी होते हैं, पेटी भरने के लिए काफ़ी नहीं होते। लेकिन हमने पेटी बांध ली है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, और इस चक्कर में हमने पेड़ पौधों को, वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। हमने वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, और इसके कारण जो प्राकृतिक आवास है जो जंतुओं के है वो खत्म होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास कौन से हैं? पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं। हम वन को ही हमने निपटाना शुरू कर दिया। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन है, संकटग्रस्त हो गए। बहुत सी प्रजातियां ऐसी है जिनकी संख्या तेजी से घट रही है। संकटग्रस्त मतलब अगर हमने अभी से थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अलर्ट नहीं हुआ, तो वो प्रजातियां गायब हो जाएगी और वो लुप्त होने के कगार पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं, ऐसे फिर कहा कहेंगे अच्छा ये पहले प्रजाति भारत में पाई जाती थी, उस इलाके में पाई जाती थी, वो गायब होने के कगार पर। लेकिन अभी भी अगर हम अलर्ट हो सकते हैं, अगर सतर्क हो जाएं, अगर सभी जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को ठीक से समझने लगे, तो अभी भी वक्त है, संभला जा सकता है। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी कि इनमें से कौन से कारण है? पेड़ों की कटाई हो गया, मिट्टी का कटाव हो गया, निर्माण कार्य हो गए, जैसे हम बांध बनाते हैं, रेलवे लाइन या फिर हाईवे बना दिए, या ऐसे ही दावानल होता है, जंगल में लगने वाली आग हो गई, भूस्खलन हो गया। ये कुछ कारक है जो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक जो चिंता है वो एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना भी है, यानी शिकार भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। यानी कि शिकार जो है वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण जो वन्य जीव है वो लुप्त होते जा रही है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। शिकार क्यों किया जाता है? पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक,
मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर इत्यादि प्रमुख है जिनका व्यापार की दृष्टि से यानी उनका अवैध व्यापार करने की दृष्टि से उनका शिकार किया जाता है और इनके लिए एक बड़ा खतरा है ये शिकार भी। ओके, तो ये हमने पढ़ा गद्यांश। अब इस पर आधारित हमारे रहेंगे प्रश्न। चलिए इनको हल करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया, पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का कारण क्या है। ठीक, पहला विकल्प दिया गया जलवायु में परिवर्तन, दूसरा विकल्प है मानवीय हस्तक्षेप, तीसरा विकल्प है ए और बी दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हमारा रहेगा सी, ए और बी दोनों। दूसरा प्रश्न है, वन्य जीवों की कम होती संख्या का एक प्रमुख कारण है प्राणी उद्यान का निर्माण, दूसरा विकल्प है जंगलों के क्षेत्रों का बढ़ना, तीसरा है अनाधिकार शिकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनकी संख्या कम होने का बड़ा जो कारण है वो सी रहेगा, अनाधिकार शिकार किया जाना, अवैध शिकार किया जाना। ठीक, तो सी आपका सही विकल्प रहेगा, पहले में भी और दूसरे में भी। तीसरा, वन्य जीवों के शिकार का प्रमुख कारण क्या है। पहला है खाल के लिए, दूसरा सींगों के एकत्रीकरण के लिए, तीसरा दांत के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें डी आपका सही आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी कारणों से वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। उसके बाद निम्न में से क्या प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारणों में से नहीं है। ठीक, प्रमुख मानवीय कारणों में से नहीं, ये हमें बताना है। ठीक, तो इसमें शिकार है हम करते हैं, निर्माण कार्य हम करते हैं, वन उन्मूलन पेड़ों की कटाई हम करते हैं, भूस्खलन हम नहीं करते, प्राकृतिक कारणों से होता है ज़्यादातर। ठीक, हम बढ़ावा जरूर दे सकते हैं। तो इसमें डी सही विकल्प रहेगा, ये मानवीय कारक नहीं, कारक तो हैं लेकिन मानवीय कारक नहीं, ये एक प्राकृतिक कारक में आएगा। तो डी आपका सही विकल्प रहेगा। पहले दोनों प्रश्नों में सी आपका सही विकल्प रहेगा और तीसरे और चौथे प्रश्न में आपका डी सही विकल्प रहेगा। उसके बाद आगे भी हमें कुछ प्रश्न दिए गए, चलिए उनको भी हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 10 तक हमें प्रश्न मिले हैं। तो पांचवा आपका प्रश्न है, भूमि के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला है भूमि पर हम कृषि करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। ठीक, दूसरा भूमि पर हम सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो ये दो उपयोग हो गए, और भी बहुत से बता सकते हो। भूमि पर हम कारखाने लगाते हैं, भूमि पर हम अपना आवास बनाते हैं, निवास स्थान बनाते हैं, भूमि पर जंगल उगाए जाते हैं, भूमि पर वन्य जीव रहते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो दो कारण मैंने यहाँ पर दे दिए। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न दिया गया, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है, ये भी हमें बताना है। तो किसी भी स्थान पर रहने वाले समस्त जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और वहां के भौतिक पर्यावरण के साथ वो अंतःक्रिया इंटरेक्शन भी करते हैं। इसे ही पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम। यानी हम एक दूसरे से जुड़े हुए, एक चेन बनी हुई है, तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक, पारितंत्र। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हालांकि दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं, लेकिन दिया गया इसी में कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है, हमें बताना है। तो बढ़ती जनसंख्या मतलब बढ़ती मांग। ठीक, और प्रदूषण है वो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होने के प्रमुख कारण है। बहुत सारे कारण हैं, कोई दो कारण हमें लिखने काफी रहेगा। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न रहेगा, सातवां प्रश्न दिया गया, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किन्हीं दो उपायों को लिखिए। ओके, उनके संरक्षण के लिए हमें दो उपायों को लिखना है। तो पहला है वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसी के कारण वन्य जीवों के लिए आवास है वो खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, सामाजिक जागरूकता के द्वारा समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, लोगों को जागरूक करना होगा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, इससे भी हम वन्य जीव का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आठवां हमारा प्रश्न दिया गया, आठवां प्रश्न है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारकों का वर्णन कीजिए। तीन कारक बताने कि मृदा निर्माण के लिए जो उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है मूल चट्टान, यानी कि मूल चट्टान है उसी का ही चूरा बनने से, उसी का ही बारीक कण बनने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का जो रंग होता है, उसके जो गुण होते हैं, वो मूल चट्टान पर ही निर्भर करते हैं। ठीक, काली मिट्टी है वो जिस प्रकार की चट्टान से बनी, इसलिए वो काली मिट्टी है। ओके, उसके बाद दूसरा स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है या मरुस्थलीय भाग है, उसके ऊपर भी मृदा का निर्माण है वो निर्भर करता है। जैसे पर्वतीय इलाके होते हैं, उनकी तुलना मैदानी इलाकों में मृदा निर्माण तेजी से होता है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में ढलानी भाग होते हैं, तो वहाँ कटाव तो होता है लेकिन जमाव नहीं होता। वहाँ पर मिट्टी अगर पाई जाती है तो वो कम मोटी होती है, जबकि जो मैदानी भाग होती है वहाँ पे मिट्टी की मोटाई भी ज़्यादा होती है। ठीक, तीसरा कारक है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ मतलब पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते हो गए, जीवों के गले सड़े शरीर हो गए, तो वो जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। ओके, तो ये तीन प्रमुख कारक हैं, मूल चट्टान, स्थलाकृति और जैविक पदार्थ, जो मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, 9वां प्रश्न है, जल एक संसाधन है, कैसे, ये हमें बताना है।
संसाधन क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है उसको हम संसाधन कहेंगे। अब जो जल है वो हमारे और वन्य जीव का आधार है। जल कृषि और समस्त आर्थिक गतिविधियों का भी आधार है, इसलिए जल एक संसाधन हो गया। नेचुरल सिंपल सी बात है कि जो वस्तु काम आ सकती है वो संसाधन है, तो जल तो हमारे लिए बेहद जरूरी है ना, तो संसाधन है। ये कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया। 10वां प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के किन्हीं 4 उपायों का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक, तो पहला उपाय है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इससे मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा, अति चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए। अति चराई मतलब एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा चराई करें तो पशुओं के पैरों से, उनके खुरों से मिट्टी मुलायम हो जाती है। ओके, और वो मिट्टी आसानी से पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है। और दूसरा, वहाँ पर नए पौधे भी पनप नहीं पाते, तो अति चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा, सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और चौथा, रक्षक मेखला लगा करके, राजस्थान जैसे इलाके होते हैं वहाँ पंक्ति में ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे जो हवा की गति है वो कम हो जाती है और मिट्टी एक खेत से उड़ करके दूसरे खेत में नहीं जा पाती। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। अगर आपको ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो। ओके, कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।